हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है सॉलिड स्टेट का, और अब जो लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पे वो सेकंड चैप्टर के लिए, यानी सेकंड चैप्टर आपका सोल्यूशन। आते हैं सोल्यूशन पर अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो था वो डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। इन सोल्यूशन को डिफरेंट वे में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन के टर्म्स क्या क्या है, जैसे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज स्ट्रेंथ, इस तरह से। तो ये इन टॉपिक के लेक्चर का वीडियो जो है वो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आप लोग मेरे चैनल पे देखिएगा, अपलोड हुआ है क्लास 11 के टर्म में, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, 11 में भी 12 में भी है। तो क्लास 11 में के लेक्चर में आप देखिएगा डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो आप वहां पर सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स आपको मिल जाएंगे, आप इजी टू पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी पे अगर बात करें, सॉल्युबिलिटी क्या है, पहले सॉल्युबिलिटी को जाना है। कोई भी सब्सटेंस, सॉल्यूट सब्सटेंस अगर किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब इसको और क्लियरिफाई करें थोड़ा। द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, यानी किसी गिवन टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आप जानिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो जाता है वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसको पहले जान लीजिए। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो पहला है सबसे इफेक्टिव फैक्टर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर एप्लीकेबल है सॉलिड और लिक्विड पर एज वेल एज गैसेस पर। तो अब अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें सॉल्युबिलिटी पर, तो किसी भी लिक्विड में अगर हम सॉलिड को डिसॉल्व करें या लिक्विड को डिसॉल्व करें, पूरी बात ध्यान से समझिएगा, किसी भी लिक्विड में अगर सॉलिड या लिक्विड को डिसॉल्व करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी राइज करती है। किसी भी लिक्विड में सॉलिड या लिक्विड डिसॉल्व करने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही गैस लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर राइज करने पर राइज हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि किसी लिक्विड में अगर सॉलिड या लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, लेकिन गैसेस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करती है। अब प्रेशर का इफेक्ट देखें, तो सॉलिड या लिक्विड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो बिल्कुल इफेक्ट करेगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस्ड होंगे और क्लोज आ जाएगा और लिक्विफाई होकर तेजी से लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देंगे। अब गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे है, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, उसी की स्टडी अब करेंगे। और वो जो लॉ है वो है हेनरी लॉ, यानी हेनरी ने सबसे पहले गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे इफेक्ट होती है उसको बताया। क्या बताया? द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के ऑफ द गैस। यानी गैस पर जितना प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे वो गैस उतनी तेजी से उस लिक्विड में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। मान ले m मास ऑफ द गैस को यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं तो प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये गैस और सॉल्यूशन के बीच इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। तो इक्विलिब्रियम के स्टेट पर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मास ऑफ गैस डिसॉल्व होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या है, कांस्टेंट रहेगा k। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये जो k की वैल्यू है वो डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ गैस पर, यानी गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट आपने कौन सा लिया है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और यूनिट्स ऑफ प्रेशर पर। यानी k की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस, सॉल्वेंट के नेचर पर, प्रेशर की यूनिट्स क्या है और टेम्परेचर कितना है। इन चारों चीज पर k की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन देखा जाए। मॉडिफिकेशन क्या है, जैसे हम यहाँ पर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ले रहे थे, तो अब हम मास के बजाय यूज कर लें क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तब हेनरी लॉ में के कारण क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी जो पार्शियल प्रेशर हम अप्लाई करते जाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन, यानी जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कंपोनेंट जिसको डिसॉल्व होता है वो भी बढ़ता जाएगा। इसको चाइल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या है, कांस्टेंट k डैश आएगा। अब अगर हम p के टर्म में लिखें तो चाइल्ड अपॉन k डैश, k डैश को हम लिख सकते हैं kh, तो p इक्वल्स टू हो गया kh इनटू चाइल्ड, चाइल्ड मोल फ्रैक्शन, kh क्या है, हेनरी कांस्टेंट, kh क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर देखें तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ज्यादा कब होगी, यानी जितनी ज्यादा kh की वैल्यू होगी किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच तो एक स्लोप मिलता है, ये स्लोप kh की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हेनरी लॉ। लेकिन अब इसके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस को भी जानना है, लिमिटेशंस को जानना जरूरी कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्या कंडीशन है जिस पर हेनरी लॉ फुलफिल नहीं होता है। तो उन लिमिटेशंस को अगर हम देखें तो पहला लिमिटेशन, दूसरा लिमिटेशन, तीसरा लिमिटेशन, चौथा लिमिटेशन, क्या क्या वो कंडीशंस हैं उनको जाना जाए। तो आते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब देखिए दिस लॉ इज वैलिड, यानी ये वैलिड कब होगा, when। अब पहला पॉइंट देखें, यानी अगर हम हेनरी लॉ को देखें तो हेनरी लॉ को हमने मास के टर्म में प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और मोल फ्रैक्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीज को जानिए। अब हेनरी लॉ के ड्रॉबैक्स पर आते हैं कि क्या है हेनरी लॉ का ड्रॉबैक। पहला, ये एप्लीकेबल कब होगा, जब प्रेशर लो, बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो। दूसरी चीज टेम्परेचर नॉट टू लो, ये टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, तीसरा कंडीशन कब वैलिड होगा, व्हेन gas is not highly
सॉल्युबल, यानी जब गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल ना हो। 4 पॉइंट क्या है, गैस should not react with सॉल्वेंट, यानी गैस उस सॉल्वेंट से रिएक्शन ना कर जाए या ना करता हो तब ये वैलिड होगा। 5th पॉइंट, गैस should neither associate nor dissociate इन दैट सॉल्वेंट, यानी उस सॉल्वेंट में ना तो वो एसोसिएट करना चाहिए ना ही डिसोसिएट करना चाहिए। अब पूरी बातें समझे कि ये ना वैलिड कब होगा, जब प्रेशर लो हो, टेम्परेचर बहुत लो ना हो और वो गैस उस लिक्विड में बहुत हाईली सॉल्वेंट ना हो, वो रिएक्शन ना करता हो सॉल्वेंट से और गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो एसोसिएट या डिसोसिएट ना करे। तो इस तरह से आपने ड्रॉबैक्स जाना हेनरी लॉ के कि ये केसेस कब वैलिड होगा। अब बात करेंगे कि अगर लिमिटेशंस ये होंगे, रूल्स आपने जान लिए, प्रिंसिपल्स क्या है इसके, अब जाने इसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन बनाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उसमें आप देखते हैं कि जैसे ओपन करते हैं तो तेजी से CO2 गैस रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है, क्योंकि जैसे ही आप उसको ओपन करते हो उस पर जो अप्लाइड हाई प्रेशर होता है वो रिड्यूस होता है, सॉल्युबिलिटी घटती और तेजी से वो रिलीज होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में आप देख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में देख सकते हैं। दूसरा अगर देखें एप्लीकेशन, तो सेकेंड एप्लीकेशन जो होगा इन सी डाइविंग, यानी स्कूबा डाइवर्स की बात करेंगे। अब इस केस को अगर देखें, इस केस में तो स्कूबा डाइवर्स के केस में अगर देखें तो वो लोग अपने बैग पर सिलेंडर लेके जाते हैं, जो एयर कंपोनेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। तो जब वो डेप्थ में जाते हैं तो कंटिन्यूस उनके ऊपर प्रेशर राइज होता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन था वो भी डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में। जब हाई प्रेशर पर डिसॉल्व हो गया तो डेप्थ में जाते हुए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्युबल होता है, जितने भी कंपोनेंट थे वो हाई प्रेशर पर सब ब्लड में डिसॉल्व हो। लेकिन जब वो सरफेस की तरफ आना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस होगा। जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो उस कंडीशन में जिसकी सॉल्युबिलिटी कम थी वो बबल्स के फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट होना स्टार्ट करेंगे, रिलीज होना स्टार्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि सीवियर पेन की कंडीशन होगी, जो क्या कॉज करेगी, बेंड की कंडीशन, और ये ट्रीटमेंट की कंडीशन होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब डेथ में जाते हैं तब तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के इफेक्ट से जो एप्लीकेबल हो गया किसके लिए, हेनरी लॉ के लिए। लेकिन जब सरफेस की तरफ आते हैं और प्रेशर रिड्यूस होता है तो सबसे ज्यादा N2 ही का एक्सटेंट था सिलेंडर में कंपोजिशन में, तो N2 इनसॉल्युबल हो जाएगा और ब्लड में बबल्स के फॉर्म में रिलीज होता है, जिससे वो सीवियर पेन की कंडीशन जनरेट करेगा
और ऐसे सिकनेस को बोलते हैं पेट्स। अब थर्ड बात, डीप सी डाइविंग के बाद थर्ड पर आते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड। अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पर क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग हाई लेवल पर जाते हैं किसी माउंटेन पर या हिली एरियाज में, तो वहां पर कंटिन्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिड्यूस होती है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है, और उस कंडीशन में वीकनेस प्रोड्यूस होती है और थिंकिंग पावर लूज होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनॉक्सिया। तो इस तरह से आपने जाना कि एप्लीकेशंस में सॉल्वेंट कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, फिर स्कूबा डाइवर्स के सी डाइविंग के लिए, और हाई एल्टीट्यूड पर एनॉक्सिया की कंडीशन। तो इस तरह से आपने कंप्लीटली हेनरिला को जाना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।